व्यतिक्रम के बदले जो कारावास उसे दिया जाएगा वह केवल और केवल सिंपल होगा, यानी कि सादा होगा। यहाँ से भी यूपीएससी से लेकर तमाम राज्य क्वेश्चन बनाए। फिर एक बार याद रखिए, देखिए मॉडल जो अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास दे देगा, सादा होगा। दूसरा कठोर होगा, तीसरा सादा या कठोर होगा, और चौथा सादा और कठोर होगा। ठीक है, जो नए लोग हैं इसी में भ्रम जाएंगे, भ्रम जो नहीं पड़े रहेगा ये सोचिएगा नए लोग जो हैं कि भाई हर एक जगह सादा या कठोर, तो यहाँ भी क्या सादा या कठोर, लेकिन दिमाग उल्टा करके पढ़िए। यहाँ सादा या कठोर नहीं, केवल और केवल क्या होगा, सिंपल। ये रट कर जाइएगा, ये देश में भी 2 बार रिपीट किया। कैसा होगा दंड, केवल सादा, रट के भाई जाना। और निम्न माप मान के अनुसार होगा, एक पैमाना दिया गया है, यानी कि इस पैमाने के अनुसार दंड दिया जाएगा। लेकिन ये कब, जब अपराध केवल किससे दंडनीय हो, जुर्माना। ये गलत है। अब पैमाना बता लिया जब भैया आसान है। अगर 50 रुपया या कम का जुर्माना है तो दंड 2 माह, 50 रुपया से अधिक लेकिन 100 रुपया तक है तो कारावास 4 माह, और 100 रुपया से अधिक का जुर्माना है 6 माह। बना दीजिए, यानी कि आपका 50 रुपया या 50 रुपया से कम का जुर्माना लगा है तो ऐसी दशा में जुर्माना न देने पर अधिकतम कारावास 2 माह। फिर एक बार समझिए, अगर 50 रुपया से अधिक का जुर्माना है लेकिन 100 रुपया तक है तो ऐसी दशा में जुर्माना न देने पर कारावास अधिकतम कितना हो सकता है, 4 माह। इसको रटिए, कितना, 4 माह। और तीसरा 100 रुपये से अधिक है, नहीं अदा किया जुर्माना तो अधिकतम कारावास की सजा कितनी, 6 माह। लेकिन ये सब कारावास केवल और केवल क्या होंगे, सिंपल। ये गलत ना हो, केवल क्या होंगे। अब यहाँ एक 2 समस्या बना दिया जाए। मान लीजिए प्रशांत भूषण का है, सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना में दंडित किया, क्षमा नहीं मांगी और कितना जुर्माना लगाया, 1 रुपया। अब समस्या ये है कि अगर वह लेकिन आपका ये जो अपराध है ये तो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। देखिए इसके बाद ये बताते हैं क्या हो सकता है अगर 1 रुपया नहीं जमा किए। लेकिन ये तो आ गया, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। इसमें एक उदाहरण तब प्रशांत भूषण वाले को बताते हैं। अब इसमें ये पूछ सकता है कि 1 रुपया अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय था और 1 रुपया जुर्माना लगाया गया, 50 पैसा लगाया गया और अपराधी पैसा नहीं दिया, जुर्माना नहीं दिया तो अधिकतम सजा कितनी, 2 माह। अब 25 रुपया जुर्माना हो तब भी, और 50 रुपया हो तब भी 2 माह, 50 रुपया हो तब भी क्या, 2 माह, और 51 रुपया हो जाए तो 4 माह, और 99 4 माह, और 100 से अधिक यानी कि 101 हो जाए, 102, 1 लाख, 2 लाख जुर्माना। लेकिन केवल जुर्माने से दंडनीय है तब कितना, अधिकतम। अब यहाँ नया क्वेश्चन बन सकता है कि जो अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और अभियुक्त जुर्माना नहीं देता तो अधिकतम कारावास कितना दिया जा सकता है, बताइए। इसमें अधिकतम कितना है, 6 माह। ये नया क्वेश्चन बन सकता है, भरमाऊ क्वेश्चन। अब आइए प्रशांत भूषण वाला मामला 67 से कवर नहीं, आपका कवर होगा 65 से। कहाँ से, आइए अवमानना में देखा जाए भाई। जहाँ तक कंटेम्प्ट की बात है, अवमानना की बात है, अवमानना के मामले में आपका न्यायालय द्वारा जो दंड दिया जा सकता है वह 6 मास तक का कारावास या 2000 रुपये तक का क्या, जुर्माना या। अब आप लोग बताइए
कि जो कंटेम्प्ट की कार्यवाही है उसमें केवल जुर्माने का दंड है कानून में कि कारावास का भी। तो अगर भले ही न्यायालय केवल जुर्माना कितना लगा दिया हो 1 रुपया, लेकिन उस अपराध में किसकी सजा की कारावास की, तो 67 लागू नहीं होगी। आपका कौन सी धारा लागू होगी? 65, क्योंकि जिस अपराध में कारावास का भी दंड हो उसके लिए कौन सी धारा हम बताए हैं? 65। कौन सी धारा? 65। अब इसी 1 रुपया पर लेकर चला जा। अगर प्रशांत भूषण इस 1 रुपये को अदा नहीं करते तो अतिरिक्त कारावास के दंड के भागी होते, और कितना वह अतिरिक्त कारावास होता? तो इस 6 माह का इतना से अधिक नहीं, 1/4 से अधिक नहीं। तो हमें लगता है कि 1/4 आपका हो गया। लगभग आपका 6 को पूरा कर दीजिए, तब 180 और इसका चौथाई कर दीजिए 16, 45। यानी कि अगर इस 1 रुपया को अदा नहीं करते तो आपका जो 6 मास का कारावास था कानून में, उसका अधिकतम कितना दिया जा सकता है? 1/4 से अधिक नहीं। तो 1/4 कितना हमने निकाला? 45। ये भी सतर्क रहिए, 45। ये एक उदाहरण बताया। भैया कोई समस्या बताए नहीं तब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि काफी समय लिया गया इस धारा को बताने में। इतना समय लिया नहीं जाता, लेकिन अब टीचर ने भाई कंपटीशन में भी आना चाहिए। 66 में क्या भाई? 66 में तो बस ये है इस प्रकार का अतिरिक्त कारावास होगा, तो जिस प्रकार का मुख्य कारावास है उस अपराध के लिए उसी प्रकार का। कठोर होगा तो जो बढ़ेगा वो कठोर ही रहेगा। हाँ, और सादा रहेगा तो बढ़ेगा तो अतिरिक्त सादा होगा। और दोनों कानून में लिखा हो तो दोनों उसमें कोई बात नहीं। किसी भांति का हो सकता नहीं, जो उस अपराध के लिए भाई ये नहीं। देखिए फिर एक बार गैर देख लेना जब इतना भाई आपका है। देखिए भाई, वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिक किया जा सकता था। ठीक है, बताया जा रहा है। तो उस अपराध के लिए जिस बात से, तो वही बात यहाँ भी लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, वही नियम है जो बताया गया। देखिए आगे अब 67 के बाद आपका अगली धारा आ जाए 68। जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। तो सामान्य नियम है भाई, जुर्माना लगाया गया और जुर्माना नहीं दिया तो अतिरिक्त कारावास, और जुर्माना दे दिया तो अतिरिक्त कारावास क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। देखिए एक लाइन ये आपका पूछा नहीं जाता, बस एक लाइन पढ़ लिया जाए। 69 वाले पूछा जाता है उदाहरण। देखिए भाई, आपका जुर्माना देने पर, इसको आप छोड़ भी सकते हैं भाई, बस एक लाइन हम बता रहे हैं। देखिए आपका जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान यानी कि समाप्त हो जाना, यानी कि आपका टर्मिनेट हो जाना, यानी कि समापन हो जाना। तो भाई आपका अतिरिक्त कारावास इसीलिए दिया गया था कि जुर्माना अदा नहीं किया, और जुर्माना दे दिया तो अतिरिक्त कारावास क्या हो जाएगा? समाप्त। देखिए बेरक बता दिया, जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब परिवर्तित हो जाता है जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या फिर की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए, यानी कि कानून द्वारा उसे वसूल लिया जाए। उद्ग्रहित मतलब क्या? वसूल लिया जाए। अब कानून द्वारा जुर्माना कैसे वसूला जाएगा और आप चुका भी सकते हैं, ये नियम जानना पड़ेगा। तो वसूली अभियान धारा 70 में चलेगा।
तो धारा 70 में हम बताएंगे। लेकिन जुर्माना अगर दे दिया तो जो अतिरिक्त कारावास है वह समाप्त हो जाएगा, चाहे कानून द्वारा क्या कर लिया गया, उससे वसूल लिया गया हो या स्वेच्छा से वह क्या किया हो, अदा कर दिया। जैसे कि आप सीआरपीसी में पढ़ते हैं, जब अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, पढ़ते हैं ना, तो हाजिर हुआ माने स्वेच्छा से हाजिर हुआ, और लाया जाता है यानी कि पुलिस पकड़ कर क्या की है, लाए। तो उसी प्रकार या तो जुर्माना स्वेच्छा से चुका दे, नहीं तो कानून अभी धारा 70 बताएंगे आपका कानून द्वारा जुर्माना क्या कर लिया गया हो, विधिक कार्रवाई करके वसूल लिया गया हो। तो कैसे वसूला जाएगा उसका नियम हम अभी बताएंगे, बस धारा 70 वेट करिए। अगला देखिए 69, जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान, यानी कि आनुपातिक वितरण पूछ सकता है भाई, एक लाइन लिख लीजिए। तो आनुपातिक वितरण का सिद्धांत की धारा में आजकल यही सब आ रहा है भाई, नोट्स में नहीं है, जो नोट दिया गया है ये पढ़ाते समय नया कॉन्सेप्ट निकला। देखिए लाख आप पढ़े हैं, एक दो पॉइंट नए मिल ही जाएंगे, हम भी नहीं जानते थे, पढ़ाते समय दिमाग में आया, इसलिए आया कि झारखंड जी ने आपका सीपीसी में आनुपातिक वितरण का सिद्धांत पूछा प्री में, और फिर उसी क्वेश्चन को मेंस में भी दे दिया। तो भाई अनुपातिक वितरण का सिद्धांत सीपीसी में 73 में है, तो यहाँ भी अनुपातिक वितरण हो गया। इसको लिखिए धारा 69 में आईपीसी पर लिखिए, तब कोरिलेट कराते हैं, नोट पर ही लिखा करिए भाई, अगर नोट तो उसी पर ऐड कर दीजिए। आईपीसी की धारा 69 में आनुपातिक वितरण, प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, आनुपातिक वितरण का सिद्धांत समाहित है। आनुपातिकता का सिद्धांत, इसको कहीं को रिलेट कर दीजिएगा। यह सिद्धांत सीपीसी में सिविल मामलों में सेक्शन 73 में समाहित, मेंस में भी बना था झारखंड जे में, नहीं एपीओ में बना था क्या, एपीओ में बना था कि जे में याद नहीं आ रहा, लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन आ चुका है, और कहीं नहीं आया तो झारखंड ने पूछ लिया। इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि कुछ फालतू क्वेश्चन आपको तैयार करने ही होंगे, तभी जाकर कंप्लीट होगा। देखिए इसको आगे बढ़ा जाए भाई, अनुपातिक करा दिया जाए। मान लीजिए आपका 600 जुर्माना दिया गया, 600 जुर्माना लगा, जुर्माना नहीं दिया तो 6 माह का दंड दिया गया। कितने मास का? अब भाई एक मास पर आपका बना लिया जाए खाना, आपका पहला मास, दूसरा मास, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, और एक मास पर कितना रुपया आ रहा है, 100 रुपया बराबर कर दिया जाए, यानी कि एक मास पर कितना रुपया, 100 रुपया बांट दिया जाएगा। एक मास पर कितना रुपया अगर बंटवारा किया जाए, 100। अब देखिए यही आपका अनुपातिकता का सिद्धांत है। अगर 6 माह का दंड दे दिया गया क्योंकि वह जुर्माना 600 रुपया नहीं दिया, उदाहरण बता रहा हूँ। अब पहला महीना बीत गया, तो पहला महीना बीत गया तो कितना कम आपका कट गया, 100, तो कितना बचा, और 500, और तुरंत 500 दे देता। तो बताइए छोड़ दिया जाएगा कि रखा जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा माह बीत गया तो कितना बचा पूरा, तो 400 दे दे तो छोड़ दिया जाएगा। तीसरा माह तो 300 कट गया तो कितना बचा, 300, 300 दे दे तो क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। और नहीं देता है केजरीवाल जैसे जिद्दी हैं तो पूरा 6 माह रखा जाएगा। अब समस्या ये है कि भाई 6 माह रह गया तो क्या उसके बाद भी जुर्माना वसूला जाएगा? यानी इंटरव्यू का क्वेश्चन है और यही आपको अच्छे से जानना है। इसके लिए 69 धारा समाप्त हो गई, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस अनुपातिकता का सिद्धांत
अब 70 धारा अच्छे से पढ़नी है, यहाँ से आपका कोरिलेशन भी होगा। धारा 70 यहाँ से क्वेश्चन नया बन सकता है। देखिए धारा 70 पहले भाई आपका धारा 70 जब भी पढ़िएगा देखिए कहाँ कहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा। धारा 70 के साथ देखिए आपका जब भी आईपीसी इसको एक जगह लिख लीजिए, तो जब भी आईपीसी की धारा 70 पढ़िए इसी के साथ कुछ सीआरपीसी के भी प्रावधान पढ़ने पड़ेंगे। पहली धारा 421 पढ़ना पड़ेगा, तो उसको लिख लीजिए अलग से। सीआरपीसी की कौन सी धारा हम बताएंगे? 421। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 357 हम बताएंगे, उसको लिख लीजिए। सीआरपीसी 357 अलग से पहले धारा लिखिए 357। कम से कम यानी कि धारा 70 के साथ आपका कम से कम कह सकते हैं इतनी धाराओं को पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ आपका तो प्रॉपर्टी छोड़िए, उतना आगे नहीं बढ़ा जाए। देखिए धारा 70 भी अच्छे से समझिए, यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, नया क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन निकालिए। देखिए भाई जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना, यानी कि आपका जुर्माना वसूलने का समय का उल्लेख धारा 70 करती है कि जुर्माना कितने दिनों के अंदर वसूला जा सकता है। ये कौन सी करती है धारा? आपका 70 करती है। संपत्ति को अभी हेडिंग बताई जा रही है, संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अपराधी पर फाइन लगा था अगर वह मर भी जाए तो उसकी संपत्ति उन्मुक्त नहीं होगी, अर्थात उसकी संपत्ति से जुर्माना क्या होगा? वसूला जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य नियम, पहला नियम याद रखें, बेर तोड़ेंगे हम पूरा। यहाँ से भाई टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा तो अच्छे से दिमाग लगाइए, क्योंकि भाई नए लोगों के लिए समस्या है। भले आईपीसी लोग आसान है लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन बन जाए तो दिक्कत आ सकती है। सामान्यतः जुर्माना कितने दिनों के अंदर उद्गृहित कर लेना चाहिए? तो पहला जो सामान्य नियम हमें मिला वह आपका हेडिंग में ही दिया है, कितने दिनों में वसूल लेना चाहिए? 6 वर्ष। कितने दिन में? पहला नियम। लेकिन अब दूसरा नियम आइए, अभी बेर तोड़ेंगे। अगर अपराधी को दंड दिया गया है और वह 6 वर्ष से अधिक का है, 6 वर्ष से क्या अधिक, तब कब तक वसूला जाएगा? जब तक वह कारावास में हो। यानी कि अगर 6 वर्ष से अधिक का दंड है तो कब तक जुर्माना वसूला जाएगा? जब तक वह क्या है? कारावास। यानी कि जब तक सजा भुगत रहा है तब तक जुर्माना वसूल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आजीवन कारावास की सजा है तो कब तक जुर्माना वसूला जा सकता है? उद्गृहित किया जा सकता है उसके जीवन पर। और तीसरा नियम ये आया कि अगर वह मर गया यानी कि उसकी डेथ हो गई तो क्या जुर्माना भी समाप्त हो जाएगा? अर्थात क्या जुर्माना मर जाएगा कि जीवित रहेगा? और आपका किससे वसूला जाएगा? तो उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी संपत्ति से। यानी कि अगर वह मर भी गया तो जुर्माना उसकी प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा। अब भाई प्रॉपर्टी तो विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ गई तो वहाँ भी नियम हम बताएंगे, लेकिन बेरेट तोड़कर भाई बताया जाए, ऐसे नहीं। अभी तो सामान्य बात है।
देखिए मेरे टेटक शब्दों पर ध्यान दीजिए भाई, तोड़ा जा रहा है अलग अलग, कई लोगों को समस्या भी आ रही है। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया, चुकाया न गया हो मतलब अदा न किया हो, या तो पूरा जुर्माना या उसका कोई भाग। तो भाग बता दिया जाए, 2000 रुपया जुर्माना लगा, 1000 अदा किया, 1000 नहीं किया, भाई भाग हो गया। और 2000 लगा तो 9000 अदा नहीं किया तो पूरा। देखिए आगे आपका जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय वसूला जा सकता है। यानी कि पहला नियम ये मिला कि अगर किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया गया है तो सामान्यतः आपका जिस तारीख को जुर्माने का दंडादेश दिया गया उस तारीख से कितने साल के अंदर वसूलना पड़ेगा? 6 साल के। अगला देखिए, वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालवध के अवसान के पूर्व किसी समय वसूला जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। यानी कि मर भी जाएगा तो जो उसके ऋण को चुकाता उससे ही जुर्माना वसूला जाएगा। और लेकिन उसका दायित्व सीमित नहीं, उसका दायित्व कितना होगा? जितना कि वह प्रॉपर्टी पाए। पहला नियम देखिए भाई, आपका तीनों नियम हम लिख दिए हैं। पहला नियम 6 वर्ष अधिक का कारावास है तब भी नियम, और मर गया तब भी। एक एक करके चला जाए। देखिए समस्या आपका क्या बनती है। अगर 500 रुपया केवल जुर्माने का दंड दिया तो ये जुर्माना कितने साल में वसूल लिया जाना चाहिए? और ये 2 वर्ष का दंड दिया गया और 500 रुपया जुर्माना, तो बताते रहे कितने साल? 2 वर्ष का बताने के बाद अगर मान लीजिए दे दिया 5 वर्ष का कारावास और 3000, तब भी 6 साल में जुर्माना, और 6 वर्ष का कारावास तब भी। लेकिन अब यहीं आपका नियम चेंज करना है। एक अपराधी को 7 वर्ष का कारावास और 3000 रुपया जुर्माना लगाया गया तो ये 3000 रुपया जुर्माना कितने वर्षों में वसूला जाएगा? 7 साल। यानी कि 6 माह के बाद, जब 6 साल के बाद जब भी पड़े तो उतना भी बढ़ाते रहे। मान लीजिए 6-7 साल की जगह कितना रहे? 10 साल। तब कितने साल में? 10 साल। और आजीवन कारावास रहेगा जीवन। अब अंतिम नियम आएगा। दूसरा कोई समस्या तो बताइए, फिर से बताया जाएगा। वैसे भी स्लो चल रहा है भाई, बहुत तेज आपका नहीं चल रहा है। तीसरा नियम ये है कि ए पर जुर्माना लगाया गया और ए की क्या हो गई, और वह जुर्माना वसूला जा सकता था, लेकिन वसूली के पहले ही ए मर गया। तो जो ए के ऋणों को वैध रूप से चुकाने के लिए बाध्य व्यक्ति हैं, अब उनसे जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन उनका दायित्व केवल उतना ही होगा जितने की वह ए की प्रॉपर्टी पाए। ये हर एक जगह सीपीसी में भी है। और इसी नियम को देखिए, मान लीजिए ए के पास एक पर जुर्माना लगवा दे, ए पर 5 लाख का जुर्माना लगा, ध्यान समझिए। ए मर गया, ए के पास एक प्लाट था जो 3 लाख का, कितने का? कम ही बना जाए,
3 लाख का था और ए के 2 पुत्र बना दिया जाए बी तथा सी। कौन बना दिया जाए इस उदाहरण में? बी तथा सी। दोनों आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो संपत्ति से जुड़े हैं, तो इनको संपत्ति उत्तराधिकार में मिल गई। अब ये था कि ये तो मर गया और जुर्माना कितना न्यायालय ने लगाया था? 5 लाख रुपया। अब ये मर गया तो उसकी आत्मा से तो वसूली नहीं जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी से वसूली जाएगी। प्रॉपर्टी किसके पास इस समय है? बी तथा सी। तो बी तथा सी का दायित्व कितना होगा? अथाह नहीं होगा, जितने तक की वह मृतक की प्रॉपर्टी पाए। तो कितने की प्रॉपर्टी है? दोनों पाए हैं 3 लाख। तो कितना वसूली होगी लोगों से? केवल अब कहेंगे कि 2 लाख क्या हुआ? तो हुआ कि भाई गया तो गया, चीजें माले लेकर भाग गया तो क्या होगा? भाग गया तो भाग गया, जब मर गया तो क्या आत्मा से वसूलेंगे? अगर अधिक मान लीजिए 5 लाख जुर्माना लगा, प्रॉपर्टी 10 लाख की थी, तो भाई 5 लाख वसूल लिया जाएगा और जो बचेगा बी और सी को क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। भाई ये नहीं कि जबरदस्ती वसूला जाए। यही आपका सीपीसी में भी नियम है और यही नियम सीआरपीसी में भी है। अब आगे नियम खतरनाक आएगा, देखिए अब आगे। अगला नियम आपको ये जानना है, वह भले अलग से लिख लीजिए। अब देखिए, अगर अपराधी जुर्माना अदा नहीं किया और जुर्माना न अदा करने के बदले वह अतिरिक्त कारावास भोग चुका, तो क्या पुनः जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में और प्री में भी आ सकता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये तो है दोहरा दंड, माने दोहरी मार हो गई इस पर। आइए देखा जाए। ये एक अपराधी था, इस पर 5000 रुपया जुर्माना लगा। 5000 ये नहीं दिया तो एक उदाहरण बना लिया जाए कि इसके बदले इसे 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास का दंड दिया गया और 1 साल यह जेल में रह चुका है। मैंने 5000 के बदले कितने? व्यतीत कर चुका। फिर जेल से क्या किया? छूट गया। अब यही आपका नियम बताना है कि सामान्यतः जब जुर्माना न देने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास का दंड दिया गया है और वह पूरा कारावास अतिरिक्त कारावास का दंड भुगत चुका है, तो सामान्यतः अब उससे जुर्माना नहीं वसूला जाए। सामान्य नियम क्या है? वसूला जाएगा कि नहीं? नहीं। याद रखिए, वसूला जाएगा कि नहीं? लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सीआरपीसी की धारा 421 में, कौन सी धारा? कोर्ट अच्छा करिएगा। 421 में 2 ऐसी कंडीशन का वर्णन है जहाँ की भले ही वह अतिरिक्त कारावास भुगत चुका हो जुर्माना न देने के एवज में, फिर भी उससे जुर्माना वसूला जा सकता है। ये जरूर याद रखिए। फिर मैं एक बार वाक्य इधर उधर हो गया लास्ट में, ठीक है? फिर एक बार इस वाक्य को देखिए, इसको लिखवा देंगे अलग से भाई, नोट्स में ना हो तो। अगर किसी अपराधी पर जुर्माना लगाया गया, वह जुर्माना देने में डिफॉल्ट किया, व्यतिक्रम किया, चूक गया, नहीं दिया, उसके बदले अतिरिक्त कारावास का दंड दिया गया और वह अतिरिक्त कारावास भी क्या किया है? भुगत चुका है। कि जेल में जुर्माना न देने के बदले जेल की सजा काट चुका है। तो सामान्य नियम ये है कि उससे पुनः जुर्माना वसूला नहीं जाएगा। अब दोबारा नहीं, क्योंकि जेल भी काट लिया और पुनः क्या वसूली है? जुर्माना, क्योंकि उसी के बदले वह क्या काट चुका है। लेकिन लगाना है, पूछा जाता है
लेकिन यह ला का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, यह विधि का पूर्ण नियम नहीं। इसके दो एक्सेप्शन हैं, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां की जुर्माना न देने के बदले अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के बावजूद भी जुर्माना वसूला जाएगा। कितने अपवाद हैं वही याद रखिए, फिर मैं बता रहा हूँ। और ये किस धारा में अपवाद दिए गए हैं? तो सीआरपीसी की कौन सी धारा है? 421। याद रखिए कौन सी धारा? 421। तो दो अपवाद देखिए। यदि न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम या इसका कुछ भाग पीड़ित को, विक्टिम को, आहत को इस 357 धारा के तहत किस रूप में दिए जाने का आदेश दिया है? कंपनसेशन। अभी हम और दूसरा, न्यायालय स्पेशल रीजन दिखा के, यानी कि क्या दिखा के? विशेष कारण दिखा के वसूल सकता है। यानी कि दूसरा क्या है आपका उपाय? न्यायालय कैसा रीजन दिखाए? स्पेशल। याद किए रहिए। पहला क्या है? यदि अब 357 बताना पड़ेगा भाई, यहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अभी आपका पिछली बार उत्तराखंड में बना था, पीड़ितों को प्रतिकर, और तो लोग 357 भी ये मान दिए। 357 में अगर पीड़ित प्रतिकर योजना दे तब आपका अलग जाएंगे, ये नहीं कि देखिए न्यायालय को विवेकाधिकार है। अब कुछ मामलों में बात है, महिलाओं के प्रति कुछ अपराध है, केसी अटैक इत्यादि, उसमें बात है, वो अपवाद हमें नहीं जानना है। न्यायालय को ये विवेक कहा, पर शुरुआती दौर से इसको देखा जाए। जो जुर्माना लगाया जाता है, हम शुरुआती दौर में बताए कि वह जाता कहाँ है? राजकोष में, यानी कि सरकारी खजाने में। और जिसके प्रति अपराध किया गया रहता है या उसके घर वाले, यानी कि विक्टिम कहा जाता है, आहत या पीड़ित, यानी कि सीआरपीसी 2WA उत्तराखंड में बना देता है। जो उसके घर पीड़ित परिवार है उसको कुछ नहीं मिलता, और जुर्माना कहाँ चला जाता है? आपका राजकोष। तो आपका 357 ये कहते हैं कि न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि न्यायालय चाहे तो जुर्माने की पूरी रकम या जुर्माने का कुछ भाग आहत को, यानी कि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश दे सकता है। ये न्यायालय के विवेक पर है कि धारा में 307। तो यदि जुर्माने की रकम को पीड़ित को देने को कहा गया और अपराधी जुर्माना अदा नहीं किया, जेल अतिरिक्त भुगत लिया, फिर भी जुर्माना क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। और किसको कंपनसेशन दिया जाएगा? पीड़ित को। भले जेल अतिरिक्त भुगत चुका हो तो किसको दिया जाएगा? पीड़ित को। किस रूप में? प्रतिकर। ये पहला नियम है अपवाद। और दूसरा, विशेष कारण न्यायालय दिखा। तो भाई विशेष कारण क्या हो सकता है जो समझिए। जुर्माने का दंड लगाया गया, जुर्माना अदा नहीं किया, जेल भेज दिया। जब जेल काट के आया तो पता लगा कि ये तो संपत्ति छुपा लिया था, और इस कारण से छुपा लिया था कि हम जुर्माना न दें। तो तुरंत न्यायालय पावर है कि जब जुर्माना अदा करना था तो अपनी संपत्ति छुपा लिया, दिखाया ही नहीं, और ये धनवान हो गया है, तो इससे जुर्माना क्या किया जाए? वसूला जाए। जैसे नियम भी है कि आप उस समय सक्षम नहीं थे, आज सक्षम है, तो आप तो भाई दीजिए, लेकिन इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? विशेष कारण। जैसे जब जुर्माना लगा, मांगा गया, नहीं दिया, और कहाँ भेज दिया गया? जेल। और अब ये बाद में क्या हो गया है? धनवान। लेकिन धारा 70 का जो नियम है
वो समय बाढ़ न हो। अगर समय बाढ़ हो गया है तब जुर्माना वसूली, समय याद रखिएगा, समय बाढ़ न हो और 6 साल, उसके बाद जितने दिन कारावास में है उसी के अंदर आपको वसूलना पड़ेगा। और सामान्य नियम हमने क्या बताया, 6 साल। बाढ़ अगर समय हो गया है तब ये काम नहीं करेगा, यानी कि समय के अंदर ही आपको ये काम करना न्यायालय। इस प्रकार आपका एक कॉन्ट्रैक्ट में उदाहरण देख लिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर पैसा किसी को आप दिए हैं तो वहाँ वसूली का समय 3 साल है, यानी कि संविदा भंग के मामले में AIB तो क्या कहा जाता है, बार काउंसिल के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था कि संविदा भंग के मामले में मर्यादा मतलब लिमिटेशन, तो कितने साल, 3 साल। और 3 साल बाद आप वसूल सकते हैं कि नहीं, स्वेच्छा से दे दे तो ठीक है भाई, क्या लिख पढ़ दे कि हम देंगे तो अच्छा। जो नोट में ना हो या हो, जो CRPC में हो इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है, उसको कम से कम 2-4 लाइन आप लिख लीजिए। लिखिए भाई, 3-4 लाइन लिखिए। सामान्य नियम यह है कि जनरल रूल कहा जाता है, सामान्य, बैठिए भाई। सामान्य नियम यह है कि यदि किसी अपराधी पर जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, माने लगाया गया हो, वहीं लिखवाया जा रहा है भाई एक लाइन। यदि किसी अपराधी पर जुर्माना अधिरोपित किया गया हो और वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया हो, और वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया हो, तथा अतिरिक्त कारावास भुगत चुका हो, ऐसी दशा में उससे पुनः जुर्माना वसूला नहीं जाएगा। ऐसी दशा में उससे पुनः जुर्माना वसूला नहीं जाएगा, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यानी कि लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। CRPC की धारा 421 में बिफोर टू 1, CRPC की धारा 421 में 2 ऐसी परिस्थितियों का, CRPC की धारा 421 में 2 ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां जुर्माना वसूला जा सकता है, कारावास के बाद भी जहां जुर्माना वसूला जा सकता है। फर्स्ट यदि न्यायालय ने, फर्स्ट में लिखिएगा, यदि न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम या उसका कुछ भाग, यदि न्यायालय ने जुर्माने की पूरी रकम
या उसका कुछ भाग सीआरपीसी की धारा 357 के तहत सीआरपीसी की धारा 357 के तहत पीड़ित को यानी कि विक्टिम को पीड़ित को प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन प्रतिकर के रूप में दिए जाने का निर्देश दिया। प्रतिकर के रूप में दिए जाने का निर्देश दिया। और सेकंड लिखिए, न्यायालय विशेष कारण दर्शाकर न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्शाया गया। सेकंड आपका लिखिए, न्यायालय द्वारा विशेष कारण दर्शाया गया। ये इंटरव्यू के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला चला जाए 71। आपका 71 बताता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। यानी कि 71 आपका आगे बताया जाए भाई, इसमें जो टेक्निकल बातें हैं उसको फिर से देखना पड़ेगा। यानी कि आपका 71 के लिए उसमें लिखा गया शॉर्टकट में हम समझाएंगे। अभी कुछ धाराएं छूटी है जो थोड़ा टेक्निकल भी हैं, तो प्रयास करते हैं इस हफ्ते शनिवार तक बता दिया जाए। आपका धारा 21 छूटा है, धारा आपका 40 अभी बताना है, 34 से तो 149 के साथ बताई जाएगी। और कौन सी धारा छूटनी पड़ेगी? आपका 21 बताना है डिटेल में, उसमें भी थोड़ा समस्या है। तो आपका 40 बताना है और धारा 30 भी अभी बताना है, मूल्यवान प्रतिकूल। और धारा 71 इसको नोट्स में जगह मैंने याद से लिखवा दी। देखिए 2-4 बातें पढ़ाने को आदमी को ऐसे पढ़ा ही देगा, लेकिन जो एक दो टेक्निकल बातें हैं उसका अध्ययन किया जा रहा है आपका अन्य किताबों से। और प्रयास मैं करता हूँ भाई शनिवार को लगभग इसको निपटा दिया जाए ताकि इधर का पूरा सेक्शन आपका पूरा है। इसके बाद 72 आइए, 71 पढ़ाया जाएगा शनिवार का। 72 में आपका जो सिद्धांत समाहित है वह ये सिद्धांत है कि अगर इस बात में संदेह हो कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया तो ऐसी दशा में अभियुक्त संदेह का लाभ यानी कि आपका जो संदेह का बेनिफिट होगा, डाउट का जो बेनिफिट होगा किसको दिया जाएगा? अभियुक्त को। और किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? इसमें ज्यादा दंड हो, इसमें कम दंड हो, कम। बस एक लाइन याद रखिए, बलोदान समझे, बेरेट नहीं। अब देखिए आपका, यदि यह संदेह उत्पन्न हो गया कि अभियुक्त ने चोरी किया या आपराधिक दुर्विनियोग, ये संदेह उत्पन्न हो गया कि अभियुक्त ने चोरी किया है कि आपराधिक दुर्विनियोग, तो ऐसी दशा में जिस अपराध में सजा कम हो उसी अपराध के लिए उसे दंडित किया जाए। ये यानी कि आपका बेनिफिट ऑफ डाउट यानी कि संदेह का लाभ किसको दिया जाता है? अभियुक्त को। और ये बात आपका इस सेक्शन में समाहित है 72। अब देखिए बेरेट क्या कहता है 72 का, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसका मतलब एक और उदाहरण से बता ही दिया गया, उसमें पढ़ना नहीं, इतना पर्याप्त। एक और उदाहरण दे दिया जाए। मान लीजिए कि न्यायालय के मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया, आपका आपराधिक मानव तो किया, लेकिन न्यायालय के मन में होमोसाइड किया आपका, लेकिन न्यायालय के मन में
ये संदेह हो गया कि ये जो आपराधिक मानव वध है ये हत्या में आएगा कि हत्या से बाहर जाएगा। यानी कि संदेह ये उत्पन्न हो गया कि इस अभियुक्त को 302 के तहत दंडित किया जाए कि 304 के तहत। तो सेक्शन 72 केवल ये बताता है कि ऐसी दशा में संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाएगा और उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें दंड की मात्रा ज्यादा होगी कम। तो कम किसमें है? 302 में कि 304 में? 304 में। तो किसके लिए दंडित होगा? और नहीं पढ़ना यहाँ। इसके बाद आपका 73-74 से भी वर्तमान में खूब क्वेश्चन बन रहा है। एकांत परिरोध दे सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि एकांत परिरोध से। देखिए ज्यादातर यहाँ सेक्शन से गलत होता है, सेक्शन का यहाँ याद होने चाहिए। एकांत परिरोध दे तो 73 और एकांत परिरोध की अवधि दे टाइम समय तो कौन सी धारा? 73 और 74 को पढ़ने से पहले जो इस समय नए क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर वह देखना है। और इसमें भी टेक्निकल बातें आएंगी और उस टेक्निकल बातों को पेयर करके एक शब्दों को अलग किया जाए। लेकिन पहले भूमिका देखिए इसकी भाई। यहाँ से क्वेश्चन वर्तमान में आ रहा है, आपका हर एक जगह लगभग आ रहा है, बिहार में भी पूछने का पूरा चांस है। और दिमाग स्थिर करके एक बार नहीं आएगा 2 बार बताया जाएगा, कोई समस्या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम धारा 53 जब बता रहे थे तो दंड के सिद्धांत बताए थे। सामंत ने दंड के कितने सिद्धांत बताए हैं? 5। यानी कि किसी अपराधी को क्यों दंडित किया जाना चाहिए, ये हमने 5 सिद्धांत आपको बताए। और 5 सिद्धांत में एक सिद्धांत हमें यहाँ देखना है, एक्सपेक्टरी थ्योरी। एक्सपेक्टरी थ्योरी का मतलब हुआ प्रायश्चितात्मक सिद्धांत। तो यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया था आपका राजस्थान में, बिहार में भी और इतिहास में आगे आ सकता है। प्रायश्चितात्मक सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत या आत्ममंथन का सिद्धांत किन धाराओं में आईपीसी में समाहित है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 73 और 54। फिर एक बात समझिए, आत्मचिंतन का सिद्धांत होता क्या है ये पहले देखा जाए। आत्मचिंतन के सिद्धांत के अनुसार किसी अपराधी को कारागार में इसलिए रखा जाता है कि वह कारागार में एकांत में रहेगा और एकांत में जब रहेगा तो अपने किए पर विचार करेगा, यानी कि अपने कुकर्मों पर विचार करेगा। और विचार करने के बाद आपका मन ही मन दुखित होगा, और जो मन ही मन दुखित होगा और मन ही मन प्रताड़ित होगा, और जब उसका मन क्या हो जाएगा? प्योर शुद्ध हो जाएगा आत्मचिंतन करते करते, तो उसके बाद उसे छोड़ा जाए तो वह समाज में एक अच्छे इंसान का जीवन व्यतीत करता। यानी कि चिंतन और चिंता 2 बातें होती है। आपका ये भी एक और समस्या यहाँ आती है कि अगर किसी व्यक्ति को एक कमरे में समाज से अलग कर दीजिए और कोई उससे न बोले न जाए, तो एक समस्या यह भी आती है कि वह मानसिक रूप से क्या हो सकता है? विक्षिप्त, यानी कि मानसिक रूप से वह पागल हो सकता है। दूसरी समस्या आती है कि चिंतन करते करते आत्महत्या या सुसाइड भी कर सकता है। तमाम लोग कर ही लेते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो देख रहे हैं भाई, सुशांत का सीबीआई भी नहीं खोज पा रही है कि आत्महत्या है कि नहीं, लेकिन जो
तथ्य मिले हैं वो तो आत्महत्या की ओर ही इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो भले मीडिया कुछ भी कहे, अपना आपस में लड़ जाए, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन अब ये है कि क्या किसी ने उसे उकसाया, वो अलग बात है। 306 आईपीसी में जा सकता है मामला, लेकिन हमें नहीं लगता कि 302 में आए। आगे देखिए, अब ये है कि आत्मचिंतन के सिद्धांत में आपका लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को एकांत में रख दिया जाए तो ऐसी दशा में ये संभव है कि उसकी मानसिक दशा क्या हो जाए। अतः एकांत परिरोध में एकांतवास में रखा जाता है। काल कोठरी जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में, काल कोठरी में रखा जाता है, एकांतवास में रखा जाता है, लेकिन मानसिक दशा खराब न हो अपराधी की, इसके लिए भी नियम है। और इसके लिए नियम ये है कि लगातार लंबे समय तक उसे एकांतवास में न रखा जाए। तो अब ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नोट्स में है भाई, कि आत्मचिंतन का सिद्धांत, आत्ममंथन का सिद्धांत, आत्मग्लानि का सिद्धांत आईपीसी की किन धाराओं में समाहित है। तो गलत न हो 73 और 72। पहली बार ये क्वेश्चन राजस्थान में बना है। अब समस्या ये आएगी कि अगर एक ही सेक्शन पूछे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही धारा पूछे तब क्या मारेंगे, क्योंकि अभी तक तो भाई दोनों धारा आई है, तो आप 73 मारिए। अगर ये पूछे कि आत्मचिंतन का सिद्धांत समाहित है 73, 74, 75 और 76 ये दे, तो अब एक ही धारा चुनना, तो नया मॉडल बनाइए, कौन मारेंगे 73, और दोनों हो तो आप क्या मारेंगे। जैसे कि आपका सीआरपीसी आईपीसी में मैं एक दिन बता रहा, अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया, आईपीसी की धारा 40, सीआरपीसी की धारा 2 है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन में लोग दोनों ही मारते हैं, लेकिन अगर एक चुनना हो तब तो भाई लीगल भाषा में चुनना पड़ेगा, और वह लीगल भाषा में सीआरपीसी की कौन सी धारा है, ये भी सतर्क रहना है। नया क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक्सपेक्टरी थ्योरी एक सेक्शन बने तो कौन आप ऑप्शन मारेंगे 73, मतलब उसको लिख लीजिए, नोट आपको दिया गया। एक धारा पूछे और दोनों पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखा जाए भाई, एकांत परिरोध पर धारा 73 में एकांत परिरोध और 74 में अवधि। ज्यादा लोग गलत करके आते हैं, फिर एक बार मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, एकांत परिरोध पूछे तो 73 मानना है और बस एक शब्द और जोड़ दे अवधि, तब कौन सी धारा 74। देखिए भाई, बैरेट की भाषा पहले एक शब्दों को अलग किया जाए, आप अच्छे समझिए। धारा 73 अब चल रही, एक शब्द समझिए। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध कराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडित करने की शक्ति है। इसका मतलब पहला नियम ये हुआ धारा 73 का कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए क्या ठहराया गया हो, दोषी। दूसरा नियम यह आया कि न्यायालय ऐसे दोषी व्यक्ति को कौन सी सजा दे सकता हो, कठोर या सश्रम कारावास की। जैसे कि आपका सादा या कठोर या दोनों, इसमें भी काम करेगा। यानी कि पहला नियम, अभी हम बताएंगे नियम क्या आया निकल के, पहले बैरेट को तोड़ लिया जाए। यानी कि न्यायालय कौन सी सजा उसमें दे सकता है, कठोर। एक शब्द को देखिए, अगला शब्द देखिए, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा। यानी कि तीसरा ये आया कि एकांत परिरोध दंडादेश देते समय दिया जाता है और दंडादेश में ही एक अलग से लिख दिया जाता है क्या, आदेश।
यानी कि जब अपराधी को सजा दी जाती है उसी समय दंडादेश देते समय न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा क्या दे सकता है? आदेश। यानी कि ये जेलर नहीं देता सजा, कौन देता है? न्यायालय। अभी हम सब समझाते हैं, पहले तोड़ लिया चलो। ठीक है, आगे आदेश दे सकेगा कि दे सकेगा, आदेश दे सकेगा, ये भी महत्वपूर्ण है। यानी कि न्यायालय बात है कि विवेकाधिकार, हाँ उसका डिस्क्रिप्शन है भाई। अगला सब देखिए, अभी तो समझाएंगे ना, पहले तोड़ लिया जाए सब। दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिक किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास के अधिक के न होंगे, निम्न मान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाए। यानी कि एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि याद रखिएगा कितना हो सकती है? 3 मास। और ये जो 3 मास रखा जाएगा ये अलग से नहीं, जो कारावास दिया गया है उसी में कितना? 3 मास। अब और ये जो 3 मास होगा ये निम्न मापमान या मेजरमेंट के अनुसार होगा। वह मापमान भी ज्यादा पूछा जाता है और मापमान 3 बना लीजिएगा। मापमान कितना बनाना है? अगर 6 मास या इससे कम का दंड है तो 1 मास अधिकतम, अगर 6 मास से अधिक लेकिन 1 साल का दंड है तो 2 मास, और 1 वर्ष से अधिक का दंड है तो अधिकतम कितना माह तक का एकांत परिरोध? 3। सही है ना? देखिए 6 मास 1 साल। ठीक है भाई, इसको देखिए समझिए। इतनी बातें भाई अच्छे से याद रखिए और 2-4 टेक्निकल क्वेश्चन है उसको भी तैयार रखना है। आपका मापमान भी याद रखना है, खूब पूछा जाता है। इसको हम अभी समझाते हैं। देखिए भाई, पहला आपका एकांत परिरोध की सजा कब दी जाएगी? पहला क्वेश्चन, जब न्यायालय किसी अपराधी को दोष सिद्ध करता हो, यानी कि किसी अभियुक्त को क्या करता हो। अब ये समस्या है कि न्यायालय ने किसी अभियुक्त को आपका कन्विक्ट किया, दोष सिद्ध किया, तो अगला समस्या है कि न्यायालय ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए वह दोष सिद्ध किया है कैसा दंड देने की शक्ति रखता हो? कठोर। अब यहाँ समस्या आपका पहला बन कि एकांत परिरोध की सजा या एकांत परिरोध का आदेश किस मामले में नहीं दिया जा सकता? अब देखिए ऑप्शन, इसको हम लिखवा देंगे। ऐसे मामलों में जिसमें केवल सादा दंड दिया जा सकता हो, पहला। दूसरा, ऐसे मामलों में जिसमें केवल कठोर दंड दिया जा सकता हो। तीसरा, ऐसे मामलों में जिसमें कठोर या सादा दिया जा सकता हो, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखिए आपका सादा या कठोर, यानी कि 3 ही ऑप्शन बना भाई। चौथा आपका, क्योंकि और भी लिख सकता है, कोई भरोसा है, सादा और कठोर। तो ऐसी दशा में आपका एक लाइन जरूर याद रखिए कि न्यायालय ऐसे मामलों में एकांत परिरोध का आदेश नहीं दे सकता जिसमें उसे केवल और केवल कौन सा दंड देने की कानूनन क्षमता प्राप्त है? सिंपल, सादा। यानी कि न्यायालय केवल ऐसे अपराध में ही आपका एकांत परिरोध की सजा दे सकता है जिसमें या तो केवल कठोर दंड का प्रावधान हो या न्यायालय कठोर या सादा दोनों में से कोई भी दंड देने की क्या रखता हो। अगर कानून में उस अपराध के लिए पूछ सकता है केवल किस दंड का प्रावधान हो, सिंपल, सादा, उस मामले में
धारा 73 और 74 अप्लाई नहीं करेगी। ये जरूर याद रखिए। अब आइए एकांत परिरोध का जो आदेश है वह किसके द्वारा दिया जाता है। यहाँ भी लोग दिमाग उल्टा चला देते हैं। न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जेलर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा दिलवाया जाता है? न्यायालय। एकांत परिरोध का आदेश कौन दे सकता है? न्यायालय। कौन न्यायालय देता है? जिसने अभियुक्त को क्या किया है? दोष से। और आपका ये जो सजा है यही पॉइंट समझना है। ये जो एकांत परिरोध की सजा है ये मुख्य कारावास में समाहित रहती है और मुख्य कारावास में न्यायालय या जेलर को आदेशित करता है कि जब इसे सजा भुगतवाइए तो इतने समय तक एकांतवास में रखना। आइए एक उदाहरण देखा जाए। यानी कि अब ये पहले निपटा दिया जाए कि जो एकांत परिरोध का सजा है, मैंने एकांत परिरोध का आदेश है, ये न्यायालय दे सकता है, यानी कि न्यायालय बाध्य नहीं। ये दंडादेश देने के पहले की बात में कि दंडादेश देते समय और दंडादेश में ही क्या लिख दिया जाता है? नीचे आदेश। यानी कि दंडादेश का ये क्या होता है? भाग। पूछ सकता है ये दंडादेश का ये क्या हो गया? कौन आदेश देता है? न्यायालय। किस मामले में? जिसमें वह कौन सी सजा दे सकता हो? और आपका कब? जब किसी अभियुक्त को क्या ठहराया हो? अब यहाँ ये क्वेश्चन देखा जब आपका जो एकांत परिरोध की सजा है वह अलग सजा नहीं हो। ये तो बस उसी सजा में इतने दिन तक इन्हें एकांतवास में रखा जाए, ये न्यायालय आदेश देता है। तो एकांतवास में रखा जाए। अब आप लोग एक उदाहरण से बताइए। न्यायालय ने किसी अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा दी, ठीक? तो इस 10 वर्ष में जब अपराधी जेल में है तो न्यायालय कह सकता है कि इस 10 वर्षों में जब जेल में है तो इस दौरान इतने दिनों तक इसे एकांतवास में रखा जाए, यानी कि इसे अलग कोठरी में क्या किया जाए? रखा जाए। तो बताइए जो ये अलग रखा जा रहा है ये 10 साल में समाहित है कि अलग है? 10 साल के। हाँ, अलग ना मार दीजिएगा। यही आपको बताने के लिए इतना पंचौरा किया गया। इसका मतलब कि मुख्य कारावास में ही वह क्या होता है? समाहित। वो भी जेल है लेकिन जेल में वहाँ जो रखा जाता है आम कैदियों से कोई संपर्क नहीं रखा जाता। मैंने एकांत में आप क्या करिए? चिंतन मनन। जैसे कि आजकल लोग भाई कई लोग विवाह के लिए भी चिंतन मनन कर रहे हैं, अपना गाड़ी चलाते रहते हैं, मुख से कुछ न कुछ क्या करते हैं? बोलते रहते हैं। जैसे कि पूछा गया था क्वेश्चन भी, स्वयं से की गई संस्वीकृति या यानी कि क्या सेल्फ से कन्फेशन किया जा सकता है? कई लोग हैं कौन सा टेस्ट करा? हाँ, सावयान तो किए हैं। चलिए कम से कम को तो असर हो रहा है पढ़ने का। भाई नए लोग भी अब याद करें, गले में पढ़ा गया खुद तो याद करिए। तो कुछ लोग ये हैं कि स्वयं से अपना बड़बड़ाते रहते हैं कि हमारी शादी तय हो गई। और आप पूछिए ना, लेकिन क्या करेंगे? पूरा मोहल्ले को क्या करेंगे? क्यों थे भाई? आप ही बताएंगे क्या? नहीं, इन्हीं के खास है, भाई नाम नहीं लिया जाए। मुख से बोल रहे हैं ना, भाई बोलिए, गाड़ी भैया। हाँ, मैंने आपके मित्र मुख से बोल दिए ना। हाँ, अरे भाई अब तो बड़ा गया क्या भाई, और तेज बोलेंगे। आगे देखिए भाई, यानी कि फिर बैठ हो जाए। ये जो 10 साल की मैंने 10 साल का दंड है उसी में ये समाहित रहे। अब अगला क्वेश्चन भी अच्छा बनता है।
अच्छा ये बनता है कि एकांत परिरोध अधिकतम सजा एकांत परिरोध का आदेश जो दिया जाएगा वह अधिकतम कितने दिनों के लिए हो सकता है? तो आपका 3 मास। कितना? 3 मास से अधिक का दंड माने आदेश एकांत परिरोध के लिए नहीं दिया जा सकता। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। 3 मास 3 मास 3 मास ये जरूर रटे रहे। कितने मास? 3। कौन सी धारा में है? 73। अब अगला नियम आइए। लेकिन ये जो 3 मास दिया जाएगा ये निम्न मेजरमेंट के अनुसार होगा, यानी कि निम्न मापन या मापमान कहिए या मानक के अनुसार होगा। अगर मुख्य कारावास कितने माह का दिया गया है? 6 माह या उससे कम, तो उसमें जो एकांत परिरोध का आदेश होगा वह ज्यादा नहीं, अधिकतम कितना हो सकता है? और अगर मुख्य कारावास 6 माह से अधिक किंतु 1 साल है तो एकांत परिरोध कितना आदेश? 2 माह। और 1 वर्ष से अधिक का है मुख्य कारावास तो एकांत परिरोध अधिकतम कितना हो सकता है? 3। यहाँ देखा एक उदाहरण देखिए। न्यायालय ने एक अपराधी को 5 मास का कारावास का दंड दिया, तो एकांत परिरोध की अवधि अधिकतम इसमें कितनी हो सकती है? अगर न्यायालय आदेश देता है तो इस 5 मास में कितने दिन तक उसे एकांतवास में अधिकतम रखा जा सकता है? 1 मास। कितने मास? 1 मास। याद रखें, क्योंकि 6 मास या 6 मास से कम का मुख्य कारावास है तो अधिकतम अवधि एकांत परिरोध की सीमित है। कितना? 1। और दूसरा, एक अपराधी को न्यायालय ने 9 मास का दंड दिया तो कितना आदेश एकांत परिरोध का कितने दिनों के लिए अधिकतम दे सकता है? 2 मास। और 10 माह रहेगा तब भी 2 मास, 12 मास रहे तब भी 2 मास। लेकिन 12 मास में ही वो 2 मास चलेगा, यह नहीं कि 14 बना दीजिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ 12 मास में ही 10 मास अन्य कैदियों के साथ और 10 मास क्या रखा जाएगा? 2 मास एकांतवास। अब पिछला नियम देखिए। अगर 1 वर्ष से अधिक की सजा न्यायालय ने दिया तो एकांत परिरोध का आदेश कितने दिनों के लिए दे सकता है न्यायालय? 3। और अधिकतम 3 मास हो ही सकता है और 3 मास से अधिक किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अधिकतम और ज्यादा पूछी जाती है। अब मान लीजिए एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी गई, पूछ लेगा अधिकतम एकांत परिरोध का आदेश कितने दिनों के लिए न्यायालय दे सकता है? तो कितने दिन के लिए? 3 मास। 10 साल की सजा, 3 मास 5 साल की सजा दिया तो 3 मास। क्योंकि अधिकतम कितना हो सकता है? 3 मास। क्योंकि 1 वर्ष से अधिक चाहे आपका मृत्यु दंड हो, आजीवन तो उससे मतलब नहीं। जेलर स्वयं नहीं रखेंगे, ये कब जेलर रखेंगे एकांतवास में? जब न्यायालय ने क्या दिया हो? आदेश। और आदेश किसके साथ देगा? पनिशमेंट देने के साथ। अब कोई समस्या हो तो बताइए। सभी नियम आपका एक बार बता दिया गया, वेयर अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए। और थ्योरी भी बता दी गई, एक्सपेक्टरी थ्योरी। नहीं तो आगे भी धारा बढ़ा दे भाई, इससे कठिन। सादा कारावास है तब भी मान परिरोध दिया जाएगा। हां, सादा कारावास नहीं सादा नहीं, अभी तो बता। अगर केवल सादा है तब, लेकिन अगर है सादा या कठोर तब दे सकता। केवल सादा कहीं कारावास का दंड हो तब। ये अभी बताया था मॉडल बनाते हैं, इसको जरूर याद रखिए। ये नया मॉडल बन सकता है। ये नया मॉडल एक लाइन लिख लीजिए। केवल अगर न्यायालय एक लाइन लिखते तो पेरेंट में है अलग से लिख लीजिए। यदि न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो, अच्छे से लिख लीजिए इसको। तो एक लाइन नया मॉडल ये बन सकता है। यदि न्यायालय ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया हो
जिसमें केवल सादा कारावास दिया जा सकता हो, जिसमें केवल सादा कारावास दिया जा सकता हो, वहाँ एकांत परिरोध का आदेश नहीं दिया जाएगा। वहाँ एकांत परिरोध का आदेश नहीं दिया जाएगा। ये अच्छे से तैयार रखिएगा। आइए 74 देखा जाए। 73 से और कठिन, ये कम समझ में आता है लोगों को, लेकिन आपका एक खोला जाए तब सही रहेगा भाई, और इसको प्रयास करिए समझने का, क्योंकि 73 से ये कठिन है, मैं बता दूं। आइए आपका 74 देखा जाए। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि का उल्लेख किया गया है, टाइम का, समय का। अर्थात धारा 74 ये डिसाइड करेगी कि एक बार में अधिकतम कितने दिनों के लिए उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा। फिर एक बार अंतर याद रखिए। धारा 73 ये डिसाइड करती है कि एकांत परिरोध की सजा कब किन मामलों में दी जा सकती है और अधिकतम कितना हो सकती है, ये कौन निर्धारित करता है? 73। लेकिन जब एकांत परिरोध की सजा दे दी गई तो क्या लगातार रखा जाएगा 3 माह, 1 माह, 2 माह? उस टाइम को कौन बताती है? 74। याद रखिए, टाइम कौन बताएगी? 74। अब टाइम क्या है? वही टाइम देखिए आपका, इसको देखिए, बेयर एक्ट की भाषा को पढ़ते समय कैसे आप पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ। बेयर एक्ट जब भी इस धारा का पढ़िए तो जो लास्ट लाइन है वहां से आपको उठाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कई लोग शुरुआती दौर से पढ़ते हैं और शुरुआती दौर से समझ में ही नहीं आएगा। आपका ऐसा देखिए, ऐसा घुमावदार सब हमें भी बताते हैं, ऐसा घुमावदार लिखा है कि ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेयर एक्ट को यानी कि इस धारा 74 को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक आपका पहला खंड हम बनाएंगे और दूसरा कौन? सेकंड खंड बनाएंगे। और पहले कौन हम बताएंगे? सेकंड खंड। ये नियम है पढ़ने का, समझने के लिए। देखिए बेयर एक्ट, एक बेयर एक्ट देखिए भाई, एकांत परिरोध की अवधि, हेडिंग को याद रखिएगा। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में, माने लागू कराने में, लागू कौन कराएगा? किसको आदेश दिया गया? जेलर। किसको? डेथ वारंट किसके नाम जारी होता है? जेलर। और ये दंडादेश देते समय किसको आदेश दिया जाएगा? जेलर कि अपनी जेल में इसको ये सजा पाया है, इतने दिन क्या रखे? अकेले रखे। देखिए आपका एकांत परिरोध के दंड, बेयर एक्ट पढ़िए अच्छे से, गलत ज्यादा होगा, नए लोगों के बस की बात नहीं भाई, एक बार में समझना। 74 प्रयास करिए, 2 बार बताया जाएगा। दंड, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में एक बार में 14 दिनों से अधिक न हो। यानी कि एक बार में लगातार कितने दिन तक रखा जाएगा उसे एकांतवास में? 14। ये तो कोई समस्या नहीं है, इतना 14 दिन से अधिक नहीं। क्यों ये रखा जाएगा? केवल 14 दिन का नियम क्यों बनाया गया? हमने अभी बताया कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार अकेले में रख दिया जाए तो मानसिक दशा उसकी क्या हो सकती है? अगला देखिए भाई आपका, एक बार में 14 दिन से अधिक का न होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। अन्यून यानी कि उससे कम नहीं। इसका मतलब कि अगर पुनः उसको रखना है
तो जितने दिन तक आप पर एक बार रखे हैं, अगर दोबारा एकांतवास में भेजते हैं तो कम से कम इस उदाहरण में कितना दिन तक का गैप होना चाहिए? लगातार रखने पर मानसिक दशा क्या हो जाएगी? खराब। यानी कि जितना दिन 14 दिन से अधिक नहीं होगा पालन। दूसरा नियम, जितना दिन तक वह रहा है, अगर आगे रखना है तो कम से कम उतने दिन का क्या दिया जाएगा? बीच में गैप, अंतराल। अगला शब्द देखिए, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक। अगला नियम है कि अगर मुख्य कारावास कितने से अधिक हो? 3 मास से अधिक। ध्यान समझिए, 3 मास से अधिक, यानी कि यही पॉइंट निकाल लेना है कि जो ये एक बार में 14 दिन का नियम है, ये तब लागू होगा जब मुख्य जो दंड दिया गया है वह या तो 3 मास का हो या 3 मास से क्या हो? कम। क्योंकि जब दिया गया दंड 3 मुख्य कारावास जब 3 मास से क्या हो? अधिक, तो ये ऊपर वाला नियम काम नहीं करेगा। तो कौन काम करेगा? जो नीचे का नियम होगा। अभी बैरक देखते भाई, बैरक के अनुसार ही चला जाए, क्योंकि बैरक बताना भी जरूरी है। देखिए आगे बैरक तब आपको समझा रहे। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, इतना तो आ गया ना, अभी अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में, यानी कि 3 मास से अधिक का कारावास दिया गया है, तो अब दिन नहीं, अब दिए गए मास, एक मास में, यानी कि मंथ वाइज चलेगा। एक मास में एकांत परिरोध 7 दिनों से अधिक नहीं होगा। यानी कि एक मास में कितने दिन से अधिक नहीं होगा? 7। और फिर दोबारा रखना है तो कम से कम उतने दिनों का क्या किया जाएगा? अंतराल। वैसा दिन रखा गया तो अगले माह रखना तो कम से कम कितना दिन अंतराल? 7। 6 दिन रखा गया तो 6 दिन। अधिकतम समय हम बता रहे हैं, न्यूनतम 2 ही दिन रखे, 3 दिन रखे, लेकिन अधिकतम। अब ध्यान से इसको देखिए भाई, आपका अब इसीलिए ये समझ में नहीं आता बेहद कि पहले आपका निचला लाइन पढ़ना चाहिए और तब कौन? ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला एक्सेप्शनल केसेज है और नियम कौन है? नीचे। अब नीचे वाला हम शुरू कर रहे हैं, यहीं से आप लोग शुरू करिए घर से। यदि अपराधी को न्यायालय ने 3 मास से अधिक की सजा दी, तो ऐसी दशा में अगर 3 मास से अधिक का कारावास है तो उस 3 मास से अधिक के कारावास में जो एकांत परिरोध की अवधि होगी वह सेकंड क्लास जो हम बता रहे हैं इससे गवर्न हो। क्या बताया गया है? अब ऐसी दशा में 1 महीने में अधिकतम कितने दिन तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? 7। लेकिन ये नियम कब लागू होगा? जब अपराधी को न्यायालय कितनी सजा दिया हो? 3 मास से अधिक। और 1 महीने में चलेगा, 1 माह में कितना दिन अधिकतम रखा जाएगा? 7। और जब अगले महीने में रखना है तो कम से कम उतने दिनों का क्या होगा? अंतराल। यानी अगले माह रखना है तो कम से कम कितने दिन इस उदाहरण में? 7। अब आपका देखिए भाई उदाहरण से इसको समझा जाए। मान लीजिए एक अभियुक्त है, 5 साल की सजा दी गई, तो पहला नियम ये देखना है कि जब 5 साल की सजा दी गई तो वह 3 मास से क्या है? अधिक। तो 3 मास से अधिक है तो 1 माह में उसे एकांत परिरोध कितने दिन के लिए रखा जा सकता है? 7। तो रखिए भाई, 1 से 7 जनवरी से शुरू किया गया, 1 से 7 जनवरी तक एकांत परिरोध में अभियुक्त अपराधी को रखा गया।
अब उसी माह में दोबारा नहीं रखा जा सकता। अब अगला भी रखना है तो एक मास में अधिकतम कितना है इस उदाहरण में 7, क्योंकि दंड हमने कितना इस उदाहरण में निर्धारित किया है। तो एक वर्ष में एक महीने में अधिकतम कितना 7, तो 7 दिन बीत गया भाई 7 जनवरी को। अब तो 8 जनवरी से वो सामान्य कैदियों के बीच रहेगा, फिर अगले माह आप रख सकते हैं इसमें, फिर अगले माह 7 दिन रखिए, फिर अगले माह 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 मास से अधिक का दंड है तो आपका महीनावार चलेगा, एक महीने में अधिकतम कितना दिन 7। अगर पुनः रखना है तो कम से कम उतने दिनों का क्या होना चाहिए। दूसरा उदाहरण बताइए, बनाइए भाई, तब न गैप दिखाया जाए, तो ऐसे ही गैप हो गया। दूसरे माह मान लीजिए आपका 23 से 30 तक रखा गया, या आपका 24 से बना दिया जाए, 6 दिन 5 दिन 24 से लास्ट में, जनवरी लास्ट में रखा गया, 24 से लेकर 30 तारीख मान लीजिए, अधिकतम 7 दिन, कम से कम भाई 1 दिन ये 2 दिन उससे मतलब नहीं। अब 30 तारीख को महीने के लास्ट में उसका एकांत पैरोल जो एक महीने में अधिकतम 7 दिन हो सकता है समाप्त। अब फरवरी 1 दिन बाद आ गई, तो क्या पहली फरवरी को पुनः उसे एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना दिन वह रहा अगले माह भले रखिए, लेकिन उतना दिन कम से कम क्या होना चाहिए, यानी कि उतना कम से कम उतना दिन क्या हो अंतरा। 4 दिन रखा गया तो कम से कम कितना दिन अंतरा 4। 3 दिन रखा गया है 3 दिन, 2 दिन रखा गया हो, यानी कि तुरंत अगले माह नहीं रखेंगे, आपका कम से कम उतने दिन का क्या करना पड़ेगा अंतरा। ये आपका भाई पहला नियम हुआ। दूसरा नियम देखिए, यदि दंड, अब देखिए नया नियम हम निकाल रहे हैं पहले खंड से, यदि न्यायालय ने जो सजा दी है वह 3 मास तक की है या 3 मास से कम, तब ऐसी दशा में अपराधी को एक बार में अधिकतम कितने दिन तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है? 14। कितने दिन? और फिर रखना है तो कम से कम 14 दिन का क्या होना चाहिए। मान लीजिए 14 दिन न रख के 10 दिन ही रखा गया, और फिर रखना है तो कितने दिन का गया? 10 दिन। 5 दिन रखा गया, ये महीने के हिसाब से नहीं चलेगा, ये किस हिसाब से चल रहा है? ठीक। अब आइए 1 से 14 जनवरी तक रखा गया, माने दंड आपका कितना दिया गया है? 3 मास या 3 मास से कम। तो भाई ठीक है, 14 दिन हो गया आपका। फिर तुरंत नहीं रखा जा सकता उस माह में, कम से कम हम कितने दिन गए, फिर आगे रखा जाएगा 28 के बाद। दूसरा उदाहरण देखिए, 1 से 10 तारीख तक रखा गया और दंड जो दिया गया था 3 मास या 3 मास से कम का। अब अगला पूछ देगा कि अगला एकांत परिरोध में कब रखा जाएगा, तो 10 दिन का गैप देना क्या है नीचे, यानी कि जितने दिन रखा गया आगे रखने के लिए कम से कम उतने दिन का क्या होना चाहिए गैप। तो आपका 20 के बाद 21 से रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 30 तक रखिए तो फिर 10 दिन गैप दीजिए, तब रखिए। लेकिन ये नियम कब चलेगा? जब दंड कितना दिया गया हो, मुख्य कारावास 3 मास या 3 मास से कम। अब भाई देखिए आपका लास्ट में एक बार हम बता रहे हैं, लास्ट में आपका एक्स्ट्रा बता रहे हैं, यदि 3 मास से अधिक का कारावास का दंड दिया गया है तो एकांत परिरोध का जो टाइम होगा वो महीने वाइज चलेगा और 1 माह में अधिकतम 7 दिन ही उस अपराधी को एकांत परिरोध में रखा जाए। अगर फिर रखना है
तो कम से कम वो 7 दिन का क्या होना चाहिए। तो कितना दिन रखा गया उतना गए भाई। अगर 5 दिन ही रखा गया तो अगले माह में आपका अगर मान लीजिए तो कितना गैप होना चाहिए 5। जैसे कि 31 तारीख तक रहा जनवरी तक, 7 दिन हो गया तो 7 जनवरी तक नहीं रखा जा सकता। कम से कम उतना दिन अगले माह में क्या होना चाहिए। लेकिन एक माह में अधिकतम कितना दिन 7। लेकिन यदि न्यायालय ने जो सजा दी है मुख्य सजा वह 3 मास या 3 मास से क्या है कम, तो महीने वाइज नियम नहीं चलेगा, दिन वाइज चलेगा। तो अधिकतम एक बार में कितने दिन 14, और कम से कम आगे रखना है तो उतने दिन तक क्या होना चाहिए अंतराल। तो देखिए कठिन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भाई नए लोगों के कुछ नए लोगों के समझ में नहीं आया होगा, इसमें कोई शक नहीं। वैसे 2 एंगल से हमने बताया, घर पर एक बार फिर पढ़िएगा। आइए अंतिम धारा देखा जाए 75। कभी पूछी नहीं जाती थी इस चैप्टर की अंतिम धारा। कल से भाई आपका सामान्य पाठ शुरू कर दिया जाए तो एक सब्जेक्ट तेजी से निकाला जाए। इतना भारी भरकम बिहार रद्दियों में सिलेबस है कि तेजी से नहीं निकलेगा तो 6 माह लग जाएगा। इसलिए स्पीड आपका थोड़ा बहुत और बढ़ाई है, कल से बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा और स्पीड। देखिए 75 पूर्व दोष मुक्ति प्रायर कन्विक्शन। पूर्व दोष सिद्ध नहीं, देखिए उल्टा पूर्व दोष सिद्धि भाई हिंदी में थोड़ा उल्टा हो गया। पूर्व दोष सिद्धि प्रायर कन्विक्शन। तो आपका देखिए पूर्व दोष सिद्धि जहाँ जहाँ भी हो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कहीं गया नहीं। पूर्व दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति एक बार पहले से सजा पा चुका है और दोबारा वही या और अब कोई अपराध करता है तो क्या होगा। तो 75 तो बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोरिलेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए और एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं तो उसको एकत्रित करिए भाई। आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि लिखिए, उसको इतना आसान नहीं। आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि कहाँ है तो 75 पहला नियम तो यही जानिए। आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि 75। देखिए कई मामले आईपीसी में कई अपराध ऐसे हैं जहाँ की पहले से सजा पाया और पुनः अपराध करता है तो जो दंड की मात्रा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती। अभी उत्तराखंड में पूछा भी गया था तो 2-3 उदाहरण तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तो आपका पहली धारा 303 देखिए, आईपीसी की धारा 303 जो अवैध है इस समय इलीगल है। इस केस में घोषित किया गया मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या था, एक लाइन हम बता देते हैं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा हो और उसी दौरान मर्डर करता है तो उसे केवल और केवल मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। इस प्रावधान को आर्टिकल 14 और 21 का ये भी पूछा गया किस अनुच्छेद के आधार पर 14 और 21 के उल्लंघन के आधार पर मिट्टू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के बाद में 1983 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित कर दिया। आपका शुरुआती दौर में है भाई केस, उसमें नोट्स में शुरुआती दौर में। दूसरा जो इस समय उत्तराखंड में बना था 307 का सेकंड पैरा, लिखिए 307 का सेकंड पैरा, ये इस बार बना था। कई लोग कंफ्यूज हो गए, 303 में मार्क करा गए तो आगे बन सकता है। तो ये बना था यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा और उसी दौरान अटेम्प्ट टू मर्डर करता, मर्डर नहीं
अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे अधिकतम मृत्यु दंड की सजा अब दी जाएगी कि दी जा सकेगी, उसी पर फंसा दिया था। क्या लिखा? अगर दी जाएगी रहता तो ये भी क्या हो जाता भाई, उसके बाद न्यायालय दी जा सकेगी, यानी कि न्यायालय या तो मृत्यु दंड दे या आजीवन कारावास, बात नहीं है। अगर दी एक शब्द पर मामला आपका उत्तराखंड में फंसा दिया, दी जा सकेगी, दी जाएगी, आपका तमाम दे दिया तो दी जा सकेगी, यानी कि सर नहीं में लिखा, ये सब पकड़िए कंपटीशन के लिए भाई, यानी कि ये आपका 307 के 21 पैरा में है सेकंड। एक और आपका दुराचार के मामले में जुड़ा, देखिए तो सेक्शन ई है, देखिए 376 ई पुनरावृत्ति वाला। हाँ पुनरावृत्ति, वही ना एक बार सजा पाया है और दोबारा कर रहा, वही तो हुआ पुनरावृत्ति। एक 376 ई ऐसे लिखे भाई, 376 ई लिखे, देख लीजिएगा। ई में भी आपका प्रावधान है, पूर्व दोष सिद्ध हुआ है तो बाद में फिर वही अपराध करता है, चाहे उस स्त्री के प्रति या किसी अन्य के प्रति, तो मृत्यु दंड अधिकतम पा सकेगा। आपका ये प्रावधान है, में मृत्यु दंड है। इसके बाद आ जाइए संविधान, ये तो आईपीसी हुआ, आईपीसी में एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, और कहीं मिल सकता है, ये नहीं कि नहीं, जितना आ सकता हमने बताया, और है अब ये दिमाग में नहीं है भाई, तो एक लाइन छोड़कर लिखिएगा। संविधान आ जाइए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत का है, प्रायर कन्विक्टेड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, दोहरे संकट या दोहरे खतरे, कहाँ है 20 का कौन सा क्लास, तो लिखे संविधान का अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लास, 2 लिखिए। पूर्व दोष सिद्धि, इसके बाद आ जाइए एविडेंस में, यही आपका एक क्वेश्चन एविडेंस सही बनता है, लिखिए एविडेंस में आपका बना भी था, इस साक्ष्य नियम है भी क्या लिखिएगा, धारा 14 का स्पष्टीकरण 2, धारा 14 सेक्शन 14 का एक्सप्रेशन नंबर 2, पूर्व लिखे मन की बुरी दशा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। मन की बुरी दशा अच्छी नहीं, किस रूप में, मन की दशा अच्छी की बुरी पूछा गया, हाँ मन की बुरी दशा के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। इसके बाद आपका एविडेंस की धारा 40 पूर्व निर्णय के रूप में मैंने दिखाया जाता है, पूर्व निर्णय के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है। मैंने एक बार इस बिंदु पर क्या आ चुका है, निर्णय, उसको एक लाइन लिखिए। इसके बाद आपका सेक्शन 55 है ना 54 के धारा 54 का स्पष्टीकरण 2, ये भी पूछा जा चुका है। धारा 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 एविडेंस में चल रहा है। बैड कैरेक्टर के रूप में, बुरे शील के रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत। बैड कैरेक्टर भाई लिखिए, उसको पूछा जाता है अलग अलग, देखिए बिहार जे के इंटरव्यू में पूछा गया था, का पूर्व दोष सिद्धि कहाँ है, ये बहुत काम करेगा इंटरव्यू में। अगला लिखिए एविडेंस की धारा 153 का अपवाद नंबर 1, एविडेंस की धारा
153 का अपवाद नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1। एविडेंस की धारा 153 का एक्सेप्शन नंबर 1 लिखे इसमें गवाह द्वारा दिए गए उत्तर का खंडन करने के लिए, गवाह जो उत्तर दिया है उसका क्या करना है, खंडन करने के लिए पूर्व दो सिद्धि सुसंगत होगी। सीआरपीसी में लिखे भाई, ये तो एक लाइन और 2 लाइन लिखे। सीआरपीसी को पूछा जाता है पूर्व दो सिद्धि लिखिए। सीआरपीसी की धारा 298 को पूछा जाता है। पहले 298 लिखे। सीआरपीसी की धारा 298 में यह पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति यानी कि प्रायर एक्विटल और प्रायर कन्विक्शन और प्रायर एक्विटल। कन्विक्शन माने दोष सिद्धि और एक्विटल मतलब दोष मुक्ति। प्रायर यानी कि पूर्व झारखंड न्यायालय था या पूर्व दोष मुक्ति तथा पूर्व दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा ये बताया गया। अंदर से पूछा जाता है, जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे प्रूव किया जाएगा। तरीका पूछा गया भाई, एमपी जो लोग डाले हैं अंदर से पूछा गया है। फिर सीआरपीसी में आपका इधर आ जाइए 211 का क्लास से आरोप। देखिए 211 का क्लास से आरोप में लिखना पूर्व दो सिद्धि कहाँ, जब 4 फ्रेम होता है आरोप में लिखना। इसके बाद आपका सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में उत्तराखंड पूछा था 236। लिखे नीचे भाई सीआरपीसी 236 सत्र न्यायालय के विचारण में पूर्व दो सिद्धि का साक्ष्य। सब विचारण में अलग अलग है, अब उतना हम नहीं बताएंगे, लेकिन भाई जो पूछा जाता है वो बता दिया जाए। इसके बाद हम सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दो सिद्धि को साक्ष्य के रूप में एक और सीआरपीसी की धारा है भाई 356 है